फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब तथा आप सभी की तैयारियां कैसे चल रही हैं। अभी हम लोग इस चैनल में यूपी पीजी का जो हमारा सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उसे टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड जो यूनिट 6 था, में हम लोग को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों के संदर्भ में पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ हिडन सिलेबस भी है जो कि हमको पढ़ना जरूरी हो जाएगा। तो जैसे कि आपका हो गया प्रकार्यात्मक, फिर नव प्रकार्यवाद हो गया, उसी के अंतर्गत जितने भी थिंकर्स है जैसे क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन्स, इन सभी की थ्योरी को पढ़ना होगा। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पढ़ना होगा। तो ये सब क्या था, हमारा हिडन थ्योरी के अंतर्गत आता था, जो कि आपको सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया लेकिन पढ़ना है। तो उन सभी को मैं प्रीवियस क्लास में करती हूँ, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग संघर्षवादी विचारधारा या संघर्ष का सिद्धांत उसे देखेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट में बताएं, या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो आज की जो थ्योरी है वो है संघर्षवादी विचारधारा के संदर्भ में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संघर्षवादी विचारधारा का प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो कार्ल मार्क्स जी को जाता है। अगर इनके अतिरिक्त बात की जाए तो कहीं कहीं आपको बेवर देखने को मिलेगा। बेवर जी तो ऐसे मेनली नहीं है, लेकिन ये एक दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में उनसे लेकर क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है। और कार्ल मार्क्स जी के अलावे अगर बात की जाए तो हम लोगों को कॉलिंस, कोजर और डेहरानडॉर्फ जी के जो थॉट्स हैं, उनके जो थ्योरी उन्होंने दी है संघर्षवादी विचारधारा को संदर्भ में, वो देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इन तीनों की हम लोग थ्योरी को देखते हैं कि आखिर ये क्या बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कॉलिंस महोदय जी। इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको बताते हुए बताया है कि इनकी जो 2 इम्पॉर्टेंट बुक है, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी और ऑक्सीडेंटल सोशियोलॉजी, इसमें जो कॉलिंस जी हैं उन्होंने संघर्ष का जो मुख्य स्रोत या मुख्य कारण क्या माना है, शक्ति के स्रोत को माना है। उनके अनुसार एक जो समाज में समूह विद्यमान होते हैं और समूहों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है, और वो उसमें जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास शक्ति अधिक होती है, उसका उस समाज में वर्चस्व भी बहुत अधिक होता है। जिस समूह के सदस्यों के पास शक्ति के साधन अधिक होंगे तो उनका क्या हो जाएगा, उनकी शक्ति भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली मानी जाएगी और विश्वसनीय मानी जाएगी। कॉलिंस जी जो थे वो मैक्स वेबर के विरोधी थे। कॉलिंस जी ने जो शक्ति के स्रोतों के बारे में बात की है तो उन्होंने 3 प्रकार के इसके स्रोत बताए। कि जैसे देखिए, समाज में कोई व्यक्ति है जिसको कि हम लोग सम्मानीय, माननीय मानते हैं, तो किस आधार पर मानते हैं? 3 आधार पर बेसिकली आप देखिएगा। या तो उनकी समाज में स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, या राजनीतिक इनकी स्थिति अच्छी होगी, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति समाज में उन्नत होगी, तो उन्हें समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये तो इन्होंने शक्ति के 3 स्रोत बताए। लेकिन अगर शक्ति के प्रकारों के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने शक्ति के 4 प्रकार बताए कि जिसके आधार पर बोला जा सकता है कि ये जो पर्सन है वो क्यों समाज में उसका स्थान अधिक है। तो मेनली हमको याद रखना होगा कि कॉलिंस जी ने शक्ति का जो स्रोत है उसे प्रधान माना है। किसके संदर्भ में? तो संघर्षवादी विचारधारा के संदर्भ में प्रधान माना है। जैसे देखिए, इन्होंने जो 4 प्रकार के भागों को बताया है वो है भौतिक या तकनीकी शक्ति। जिस व्यक्ति के पास भौतिक फिजिकल रूप में, यानी कि उनके पास धन संपत्ति अधिक होगी, पैसा ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, बोलते हैं कि हाँ वो समाज में बड़ा आदमी है, यानी कि उसके पास पैसा अधिक है। सेकंड, हम वैसे लोगों को शक्तिशाली मानते हैं जिनको रंग रूप बनावट जिनकी अच्छी होती है, जो देखने में अच्छे होते हैं, जिनका शरीर गठीला होता है, तो बोला जाता है कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और उनको वैसे लोगों को समाज में सम्मान की नज़र से भी देखा जाता है। थर्ड है संख्या शक्ति। मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक जाति की संख्या जो है वो समाज में ज़्यादा है और उनकी बहुलता पाई जाती है, तो उसका उस समाज में वर्चस्व भी ज़्यादा होगा।
क्योंकि उनके पास पावर क्या है किसकी, तो अपनी संख्या के बल पर, उनका जो संख्या है वो दूसरी जाति की तुलना में अधिक है, इसलिए उनकी पावर भी क्या है, अधिक है। फोर्थ उन्होंने जो प्रकार बताए हैं वह है संस्कृति एवं परंपरा शक्ति, यानी धर्म बुद्धि या अनुष्ठानिक शक्ति। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक धर्म जिसके जो रीति रिवाज, उसके कर्म कांड बहुत ही ज़्यादा उन्नत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मानने वाले होते हैं, तो उनका समाज में स्थान भी उतना ही अच्छा होगा। जैसे ब्राह्मण को आप देखिएगा कि ब्राह्मण के जो रीति रिवाज होते हैं, उनका रहन सहन, पहनावा, उनके आचार विचार दूसरों जाति की तुलना में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, तो इसलिए उनका समाज में स्थान भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ब्राह्मण की शक्ति किस पर निर्भर कर रही है, उसका जो पावर उस समाज में है वो दूसरे जाति के साथ जो उसका संघर्ष हो रहा है, और वो संघर्ष के आधार पर वो जो उसकी पावर ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो उसके संस्कृति एवं उसके परंपरा के आधार पर हो रही है। तो आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कॉलिंस जी ने किसके बारे में बात की है, तो उन्होंने संघर्ष का मुख्य स्रोत शक्ति के स्रोत को माना है। सेकंड जो हमारे थिंकर है वह है कोजर महोदय। तो इनकी टू इम्पॉर्टेंट बुक्स थी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट और सेकंड थी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। कोजर जी जो थे वो संघर्ष को भी समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानते थे। प्रकार्यात्मक का मतलब यूजफुल मानते थे, इम्पॉर्टेंट मानते थे। उन्होंने बताया कि समाज के अंतर्गत ये जो संघर्ष होता है और ये जो संघर्ष होने के कारण विघटन पैदा होता है, तो जरूर इसमें कोई कहीं ना कहीं एकीकरण जुड़ा होगा या फिर अनुकलन ये लाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसके कारण संघर्ष हो रहा है। क्यों बोला गया उन्होंने, तो कोजर जी जो थे वो दुर्खीम के विरोधी थे, और वो स्पेंसर जी के जो साम्यवादी सिद्धांत था उसको भी वो सही नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि जो संघर्ष हो रहा है ये समाज में अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये प्रकारात्मक कारण पैदा कर रहा है। तो इन्होंने संघर्ष के दो प्रकार बताए। पहला तो उन्होंने बताया वास्तविक, जिसके पीछे कोई एक ना कोई निश्चित तर्क होगा, कोई लॉजिक के कारण वो संघर्ष हो रहा होगा, तो वो उद्देश्यपूर्ण कारण से ही होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है जिसमें हड़ताल कर रहे हैं श्रमिक लोग, तो वो अपना जरूर उनका कुछ मांग होगा, उसको पूर्ति करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जरूर दोनों पक्षों के बीच, जो मालिक है और जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उन दोनों के पक्षों के बीच एक वाद विवाद होगा या फिर एक वार्तालाप होगी, तो एक कुछ रिजल्ट हम जरूर निकल कर आएगा, जिसके कारण जो भी रिजल्ट निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। सेकंड उन्होंने बताया अवास्तविक, यानी बिना तर्क के भावनाओं के आधार पर जो संघर्ष होता है। जैसे कोई धार्मिक जो सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, तो वो क्या हो जाए, कोई आके बता दिया कि ये हमारे धर्म को किसी ने गलत बताया, तो फिर इस प्रकार से जो दंगा हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होती है कि जो रिजल्ट निकल कर आता है वो अवास्तविक संघर्ष के अंतर्गत आ रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने इसको क्यों अच्छा माना, संघर्ष को कौन अच्छा मान रहे हैं, तो आपके कॉलिंस महोदय जी है, जो है कोजर महोदय जी, उसको अच्छा क्यों मानते हैं। तो कोजर जी, जहाँ पे कॉलिंस जी शक्ति का स्रोत को मानते हैं संघर्ष का मुख्य कारण, वही कोजर जी मानते हैं कि समाज के लिए प्रकारात्मक है संघर्ष। कि अगर मान लीजिए जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, तो समाज के अंतर्गत परिवार में भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई सास बहू में झगड़ा हो रहा है, कोई बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो जब तक वो लोग अपने मन में भड़ास को रखेंगे तो ये झगड़ा दिन के दिन और बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, वे एक दूसरे को कुछ बोलते हैं, तो अगर उनके बीच कोई गलतफहमी होगी तो वो अपने में फिर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हाँ ये उनके लिए अच्छा ही होगा, कोई गलत कोई धारणा होगी तो वो फिर बाद में निकल जाएगी। सेकंड जो हमारे थर्ड थिंकर हैं वो है डेहरन डार्फ जी। तो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें उन्होंने शक्ति एवं प्राधिकार, यानी जो हमारा सत्ता है उसको संघर्ष के लिए उत्तरदायी मानना है। उनको मानना था कि संघर्ष एक अनिवार्य एवं अपरिहार्य घटना है। डेहरन डार्फ ने समाज के दो चेहरे बताए, एक तो सर्वसम्मत और दूसरा संघर्षवादी। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो संघर्ष है
तो ये एकदम ज़रूरी है, ये होना ही है, क्योंकि समाज के अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं। तो कोई भी चीज़ क्या है, चिरस्थायी स्रोत अगर माने हम किसी भी चीज़ को, तो वो कैसी रहेगी, तभी तक रहेगी जब तक हम उसको संघर्ष के दम पर अपने उसको चलाते हुए रहेंगे। तो इन्होंने समाज के दो चेहरे बताए हैं। इन्होंने पार्सन्स के जो मान्यता थी उसको सब जो पार्सन्स महोदय की जितनी भी मान्यताएं थी उसको उन्होंने यूटोपिया मान लिया, यानी उन्होंने कल्पना मान लिया कि ये पार्सन्स महोदय जी ने जो भी सिद्धांत दिया है वो कल्पना जगत में रहकर वे अपने सिद्धांत को देते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि मानव का जो इतिहास है वो एक संघर्षमत इतिहास है और एक सृजनात्मक शक्ति का इतिहास है। अगर आप इतिहास के किसी भी काल को ले लीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इतिहास का उत्थान तभी हुआ है, या इतिहास का जो विकास है, समाज का विकास तभी हुआ है जब वो समाज में संघर्ष विद्यमान है। तो इसलिए संघर्ष क्या है, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आई होप आपको तीनों जो थिंकर्स हैं, कॉलिंग्स, कोजर, डेहरनडफ, इन तीनों की जो थ्योरी है, इनके जो थाट्स है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तथा मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।